जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं फिजिक्स के। और याद रखिए, ये टॉप 15 क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये केवल 15 क्वेश्चन ही नहीं, जब हम आपको इसके डिस्क्राइब करेंगे तो आपके 50 क्वेश्चन इस एकमात्र वीडियो से तैयार हो जाएंगे, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एलईडी में डी का सिंबल क्या है। देखिए इस पूरे का मतलब आप याद रखिए, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो इमिटिंग डायोड, इस पूरे का फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो डी का फुल फॉर्म पूछा तो डी का हो जाएगा डायोड। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। सभी चीज़ें अच्छी तरह से रिमेंबर होनी चाहिए। अब दिखा दीजिए और क्या क्या बता दें इसमें। देखिए जो एलईडी है वो किससे मिलकर बनती है, अर्धचालक से। ठीक है, अर्धचालक से मिलकर बनती है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बनती है। ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। और साथ में क्या याद रखना आपको, वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि अर्धचालक भी ना बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलाकर बनाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, तो अर्धचालक को गैंग मिलाकर, गैंग को ही क्या बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्धि। ठीक है, गैंग को ही क्या बोलते हैं, अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि कैसे लिखा जाएगा भाई ना, अशुद्धि। अशुद्धियां मिलाकर आपको गैंग, जो अशुद्धि होती है उसी को गैंग बोला जाता है। तो जो अर्धचालक है उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती है, या फिर बोल सकते हो इसी को गैंग। ठीक है, इसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के अर्धचालक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो मेन जो आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी, पंच, तो इस तरह के मिलाकर आपको अर्धचालक बनाए जाते हैं। लेकिन अभी आपको दो ही टाइप के अर्धचालक मेनली याद रखना है, एक होता है एन टाइप अर्धचालक और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। अब इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब समझाइए। पी टाइप एन टाइप याद रखेंगे कि दो टाइप के आपके अर्धचालक बनाए जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, एन टाइप अर्धचालक में ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें क्या वाहक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक में क्या वाहक होता है, इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। जबकि पी टाइप में क्या वाहक होता है, तो इसमें होल वाहक होती है। ये तब आपको रिमेंबर होनी चाहिए अच्छी तरह से कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, पी टाइप अर्धचालक में होल वाहक होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पे देखिए क्या बोलता है, जब कोई उन पर कार्य नहीं करता है तो खाली वस्तुएं स्थिर से चलती। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर देख लीजिए, आपके सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बल। ठीक है, जब वस्तु पर क्या नहीं काम आता है तो इसका आंसर होगा बल। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में था, तो ये सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या चीज़, इसके बारे में और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है सर, वो बता दीजिए। चलिए तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या होंगे। देखिए पहले तो सबसे पहले आपको बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। बल बराबर में द्रव्यमान गुणित त्वरण, आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि बल बराबर में द्रव्यमान गुणित त्वरण। सबसे पहला ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकंड आपको क्या याद होना चाहिए, देखिए देखिए जो न्यूटन बाबा ने नियम दिया था ना, मतलब न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो नियम दिए थे, उन्होंने तीन नियम दिए हैं। जनरली गति के 3 नियम उनके फेमस रहेंगे, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकेंड लॉ, एक होता है थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये तीनों आपको नियम अच्छी तरह से याद होने चाहिए, इसकी सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आपको ग्रुप डी और पुलिस में इन सब में ना आपको देखने को मिल सकता है, न्यूमेरिकल भी एक दो देखने को मिल सकते हैं इनके फॉर्मूले बेस पर। तो अभी ये तरीके है याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट कोडिंग के हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट कोडिंग के बारे में आपसे क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा। न्यूटन के फर्स्ट से पूछा जाएगा गजब। क्या पूछा जाएगा, गजब कर दिया न्यूटन बाबा, गजब कर दिए। ठीक है, ऑलराउंडर है भाई, कुछ भी मतलब कि हर चीज़ इन्हीं कर देंगे, ना जाने क्या कौन कौन से नियम निकाल देंगे। गा से क्या हो जाएगा, गैलीलियो का नियम। अगर आपके पेपर में पूछता है गजब कर दिए भैया ना, याद रखिएगा गजब। फर्स्ट नियम में क्या हुआ था, गजब कर दिए, गैलीलियो का नियम। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, आप केवल जो हम बता रहे हैं वो फैक्ट याद रखें। वैसे तो अगर गजब याद रखते तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ आपसे बन जाएगी। गैलीलियो का नियम, ठीक है, गैलीलियो ने किसका नियम दिया था, जड़त्व का। जड़त्व को क्या बोला जाता है, इनर्शिया। ठीक है, जिन लोगों को जड़त्व ना समझ में आए, जा का मतलब क्या हो जाएगा, जड़त्व नियम। तो जड़त्व का नियम किसने दिया था, ठीक है, इनर्शिया का लॉ किसने दिया था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। आपसे पूछा जाएगा जड़त्व का नियम जो है, इनर्शिया का नियम किस लॉ से आता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आता है। फिर फोर्स की डेफिनेशन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, गैलीलियो ने, ये गा से क्या हो जाएगा, गैलीलियो साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने किसका लॉ दिया था, इनर्शिया का। किस बेस पर दिया था, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बेस पर दिया था। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ पाए होंगे कि फर्स्ट लॉ के बारे में क्या था, गैलीलियो का नियम था। गैलीलियो ने किसका नियम दिया था, जड़त्व का नियम दिया था, इनर्शिया का नियम दिया था। फिर इसके बाद बल की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो बल की परिभाषा किससे मिलती है भाई, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है बल की परिभाषा। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। अब चलते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है वो क्या बताता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ संवेग के बारे में बताता है कि सब इन्हीं ने कर दिया, सब इन्हीं ने कर दिया, गजब कर दिया। पहली बार में तो गजब कर दिया, सब इन्हीं ने कर दिया। सा का मतलब
क्या हो जाएगा, संवेग के बारे में न्यूटन का सेकंड लॉ। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जो संवेग के बारे में बताता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ संवेग के बारे में। बा से क्या हो जाएगा भाई, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक न्यूटन का सेकंड लॉ से क्या मिलता है, बल का व्यंजक डेरिवेशन मिलता है। ठीक है, क्या व्यंजक मिलता है, क्या व्यंजक मिलता है उस पर चलते हैं। देखिए F इज इक्वल टू, जो आपने एम ए याद रखा है ना, बल गुणित द्रव्यमान गुणित त्वरण, अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद अब आपसे और आपसे पूछा जा सकता है कि बल का क्या SI मात्रक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेगी। हमने बताया कि इसको केवल 15 क्वेश्चनों में हम आपको 50 क्वेश्चन तैयार करवा देंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछ सकता है, बल का SI मात्रक पूछ सकता है। तो याद रखिए कि जो फोर्स होगा या बल होगा उसका SI यूनिट क्या होगा। ठीक है, फोर्स या बल जो होगा उसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या होगी इसकी SI यूनिट, न्यूटन, हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक है, न्यूटन होगी। अब इसके बाद उसके में और क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। बल का SI मात्रक तो आपको पता चल गया, न्यूटन हो गया SI मात्रक। और अगर पूछेगा आपसे कि CGS मात्रक बताइए, CGS मात्रक बताइए, तो CGS मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि डाइन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन उसका SI मात्रक, डाइन उसका CGS मात्रक। और क्या पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 10 की घात 5 डाइन होता है। अच्छी तरह से रिमेंबर रखेंगे। अब चलिए और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। देखिए दबाव जो दिखा है, मतलब इसका मतलब क्या रखे, दाब। ठीक है, तो दाब का SI मात्रक आपसे पूछ सकता है। तो दाब का SI जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, दाब का SI मात्रक होगा पास्कल। ठीक है, अच्छी तरह से सब चीजें रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है, दाब का SI मात्रक होगा पास्कल। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे, पास्कल। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, पास्कल हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, एक होता है वायुमंडलीय दाब। हमने बताया आपको दाब के बारे में और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। हमने आपको SI मात्रक बता दिया, पास्कल होगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बताइए। तो वायुमंडलीय दाब का जो SI मात्रक होगा, ठीक है, वो केवल दाब का था, दाब का किसी भी दाब का हो जाएगा पास्कल, लेकिन वायुमंडलीय दाब के लिए स्पेशल SI मात्रक यूज होता है, बार होता है। क्या होता है, बार। इसको क्या क्या किससे, इसका SI जो यूनिट होता है उसको किस में नापा जाता है, बार में। अब कल को ये पूछ लिया जाएगा कि वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय जो दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। और किसमें मापा जाता है, बार में। याद रखिए कि हमने आपके लिए आविष्कारकों की वीडियो बनाई है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए देखने के लिए। हमने कम से कम आप जाइएगा, कॉमन जीके ट्रिक जो हमने बनाए होंगे, पूरी ट्रिक से आपको पूरे आविष्कारक याद करवाए हैं। 3 वीडियो सेपरेट बनी हुई है, कम से कम 100 के अप्रॉक्स, 100 प्लस हमने पूरे आविष्कारक आपको रिमेंबर कराए हैं विथ ट्रिक, मतलब बेस्ट टेक्निक से कि कैसे क्या नाम से ही आपको याद करवाने की कोशिश करें, उनके काम से ही हमने आपको याद कराने की कोशिश करें। वो जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो सब पेपर में आ हुए ही फैक्ट हैं। चलिए अब चलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व के बारे में हमने आपको बता दिया कि न्यूटन के किस लॉ से लिया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट लॉ से दिया जाए। इसके ये जड़त्व का नियम किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, गैलीलियो ने दिया। और किस नियम से दिया, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी आ जाते हैं कि जड़त्व के कारण होता है कम्बल से वो हो जाना, क्या होना भाई, जब कम्बल पर आप कुछ चीज़ पीटते हैं तो उसमें धूल के कण जो निकलते हैं बाहर कम्बल से, वो किस कारण से निकलते हैं, जड़त्व के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए तो बल पर चलते हैं। बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ma द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। संवेग के बारे में क्या हो जाएगा, संवेग के बारे में ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब क्या आता है, डायोप्टर, मतलब संवेग के भी पूछ सकता है ना, तो वो अच्छी तरह से याद रखना सारी चीज़। चलो डायोप्टर के बारे में बताते हैं। डायोप्टर का क्या होगा, डायोप्टर का क्वेश्चन मोस्टली बहुत ज़्यादा आया करता था, केवल ये पूछा जाएगा डायोप्टर जो है ना वो किसकी इकाई। तो पहले याद रखिए डायोप्टर जो है लेंस की तीव्रता। ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की तीव्रता भी नहीं, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की जो क्षमता आप नापते हैं, जो आप चश्मा पहनते होंगे, अगर आपको चश्मा बताया कहीं पर भी आपके परिचित में कोई चश्मा पहनता है, तो उसकी ना क्या होता है, लोग जनरली आपने सुना होगा कि 3 नंबर का चश्मा है, 1 पॉइंट का चश्मा है, 0.25 का चश्मा लगा है, माइनस में है, प्लस में है। ठीक है, -3.75 है, -1.25। इस तरह से आप जब समझते होगे तो ये सब लेंस की क्या होती है, लेंस की क्षमता बताते हैं। क्या बताते हैं, क्षमता। तो जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में नापी जाती है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो अगर ये पूछा है अभी आपसे क्वेश्चन कि डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई है, वो याद रखना। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की इकाई है। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो उसके लिए याद रखें। ठीक है, किसी भी शक्ति को निकालना है तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेशली लेंस के लिए ना, और किसी की पावर अलग होता है। ठीक है, कार्य बटे समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1/f। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि लेंस के लिए जो शक्ति का मात्रक, शक्ति का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/f। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और क्या क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हाँ आपके सामने आ सकता है कि अवतल लेंस को किसमें रीडिंग, मतलब कोई भी लेंस हो उसकी क्षमता किसमें नापी जाती है, डायोप्टर में नापी जाती है। लेकिन अवतल
अवतल लेंस और उत्तल लेंस के क्वेश्चन आएगा कि अवतल लेंस की जो रीडिंग होती है ना माइनस में, ठीक है, अवतल लेंस की रीडिंग माइनस में नापी जाती है, उत्तल लेंस की रीडिंग प्लस में होती है। जैसे अगर मैंने आपको ये कहा कि भाई मुझे -0.25 का चश्मा लगा, तो आप समझ जाइएगा कि मुझे अवतल लेंस लगा हुआ है या मेरे चश्मे अवतल लेंस से बना है। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया +0.25, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि मुझे क्या लगा है, उत्तल लेंस का चश्मा लगा है। अगर प्लस में है तो उत्तल लेंस और माइनस में है तो अवतल लेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, कॉनकेव बोलते हैं ना, क्योंकि कई लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको दिक्कत होगी। कॉनकेव बोलते हैं इसको, और ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। क्या होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये दोनों तरह याद रखिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव कितना होता है, नेगेटिव में होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। कैसे याद रखना, एक्स है ना, कॉन्वेक्स मतलब प्लस, ठीक है, पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स एक्स है प्लस वाला होगा, ठीक है। मतलब कैसे भी करके आपको अच्छी तरह से याद करवा दे, हमारा उद्देश्य यही रहता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद क्या होगा सर, हाँ, इसके बाद आपको दृष्टि दोष में भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि कौन से दृष्टि दोष में कौन सा होगा। एक होगा निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। कई बार तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ठीक है। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है क्या, दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या है। ये जो नाम है ना, जस्ट इसका अपोजिट काम होता है। निकट दृष्टि सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि निकट की दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट दृष्टि दोष होगा मतलब निकट का नहीं दिखता होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष में जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष भले बोला हो, इसका मतलब होता है कि निकट का अच्छे से दिखता है, दूर का नहीं दिखता। कहाँ प्रॉब्लम जाती है, दूर के वाले में प्रॉब्लम जाती है, दूर का नहीं दिखता। दूर दृष्टि दोष ऐसा सुनने में लग रहा है जैसे दूर का दृष्टि दोष होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर पास का नहीं दिखता, जस्ट उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखता, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता। याद रखोगे, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। नाम पढ़ने पर लगेगा कि निकट का नहीं दिखे, लेकिन वास्तव में दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखता, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हाँ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, क्या, निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, और उसके चश्मे का नंबर नेगेटिव होगा। जैसे ही आप सुनोगे कि चश्मे का नंबर नेगेटिव है, तुरंत समझ जाना तुमको दूर का नहीं दिखता है। जैसे चश्मे का नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको उत्तल लेंस लगा है और उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, प्रकाश की तीव्रता, इसमें ध्वनि की तीव्रता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। किससे पूछा जाता है भाई, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, देख ली, आ ही गया, वही क्वेश्चन आ गया कि डेसिबल, तो डेसिबल में क्या नापा जाता है, तो आपको पता है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, अच्छी तरह से याद रखिए कि डेसिबल में क्या नापा जाता है, ध्वनि की स्तर का मापा ना। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, हालांकि तरंग दैर्ध्य से आप समझ जाएंगे कि ये नहीं होगा, ठीक है। ध्वनि का स्तर माप किया जाता है। जनरली आपसे पूछा जाएगा किसको शोर कहते हैं। जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो 30 से लेकर 40-50 में ना हम सामान्य बात करते हैं। जो सामान्य अपन बात करते हैं वो 40 से 50 डेसिबल पे सामान्य बात की जाती है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है शोर, तो शोर कितना हो जाएगा भाई, 100+ आपका शोर हो जाएगा। 100+ जो डेसिबल रहेगा वो आपके शोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शोर कहलाएगा, ठीक है। डीबी, ठीक है, डीबी होता है, डीबी, डीबी डेसिबल, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम भाई फटाफट इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको वीडियो बड़ा भी ना हो और बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम समय में हो जाए, क्योंकि एक समय आपके लिए बहुत कीमती है। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। बोलता है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो अच्छी तरह से याद रखिए कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी होती है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये तो हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये तो आपको याद रहेगा। इसके बाद और क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे वो याद रखिए। देखिए कभी भी जो प्रकाश का वेग होता है ना, प्रकाश की चाल जो होती है, याद रखिए कि माध्यम, अगर कोई भी माध्यम है, माध्यम के बदलने से, ठीक है, माध्यम के बदलने से हम आपको दो चीजें बता रहे हैं, वो अच्छी तरह से याद रखना है। माध्यम के बदलने से चाल बदल जाएगी और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, जिसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य इसी को बोलेंगे। ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। चाल बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकती है, लेकिन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। माध्यम के बदलने से, जैसे कांच से आप पानी में जा रहे हो, पानी से हवा में जा रहे हो, हवा से पानी, फिर पानी से कांच, तो आपको क्या याद रखना है कि चाल, प्रकाश की चाल और इसकी वेवलेंथ, प्रकाश की चाल और वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, ठीक है। सॉरी हमने क्या बोल दिया, फ्रीक्वेंसी बदल जाती, नहीं, ठीक है, यहाँ पर गलत बता दिए, ठीक है। हम ये बोलना चाहते हैं कि चाल और वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको रिकॉल कर देना, क्या पता हमने क्या बोले आपको, ठीक है। चाल और क्या हो जाएगा भाई, चाल हो जाएगा और वेवलेंथ, चाल और वेवलेंथ
बदल जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको अच्छी तरह से लिख लेना, फिर से लिखवा देते हैं, कहीं गलती ना हो गई हो, ठीक है। क्या बोले अब हमको तो पता नहीं, वीडियो तो दोबारा देख नहीं रहे हैं, चलिए फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है, जो भी नोट्स बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि माध्यम बदलने से चाल और तरंग दैर्ध्य, क्या बोल रहे हैं, चाल और तरंग दैर्ध्य, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, ठीक है, ये क्या हो जाती है, चेंजेबल है, ठीक है, चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये सब बदल जाती है, चेंज हो जाएगी। लेकिन फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति चेंज नहीं होगी, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति चेंज नहीं होगी, चाल और तरंग दैर्ध्य चेंज हो सकती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो तो आपको पता चल गया। अगर कभी आपसे पूछ ले कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल क्या होगी, तो प्रकाश की चाल बदल सकती है, तरंग दैर्ध्य बदल सकती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हाँ, और क्या पूछ लेता है भाई, हाँ आपसे पूछ लेता है, इसमें क्या पूछ लेगा वो समझ लो। इसमें आपसे कई बार ये पूछ लेता है ध्वनि किस तरह की तरंगे है, कई बार आपसे पूछता है ध्वनि किस तरह की तरंगे है, प्रकाश किस तरह की तरंगे है, तो कैसे याद रखना है वो भी बता देते हैं, और क्या क्या होगा वो बता देते हैं। जो ध्वनि है ना वो अनुदैर्ध्य तरंगे, कैसी तरंगे है, अनुदैर्ध्य तरंगे, कैसी तरंगे है भाई, अनुदैर्ध्य तरंगे है। और जबकि प्रकाश, अच्छी तरह से लिख दें कहीं आप लिख भी ना पाओ, ठीक है, ध्वनि, ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो होगी वो अनुप्रस्थ तरंगे, जो प्रकाश होगा वो अनुप्रस्थ तरंगे होगा। कैसे याद रखेंगे सर वो बता दो। तो देखिए, धा से ध्वनि, धा से धैर्य, धा से ध्वनि, धा से धैर्य, अनुधैर्य तरंगे ध्वनि है। प्रा से प्रकाश, प्रा से प्रस्थ, पा से प्रकाश, पा से प्रस्थ, अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ध्वनि जो होगी अनुधैर्य तरंगे होगी और प्रकाश जो होगा अनुप्रस्थ तरंगे होगा। हर एक चीज़ हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लियर हो जाए और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद हो जाए। हाँ, कल को आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या होता है, देखिए ध्वनि तरंगों में, देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, तो आपको याद हो गया कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। अब इसके बारे में और क्या बता दें, ध्वनि तरंगे जो होती है ना लंबवत काम करती, कैसे गमन करती, लंबवत। कोई ध्वनि पास में होगी, कई दूर में होगी, कई पास में होगी, कई दूर में होगी, कई पास में हो जाएंगी, ऐसे 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 पास में हो जाएगी, कई दूर हो जाएगी। तो ये जो पास में आता है इसको बोलते हैं संपीड़न, ये होती है अनुदैर्ध्य की प्रॉपर्टी। आपसे पूछा जाएगा संपीड़न और विरलन किसकी प्रॉपर्टी है, तो आपको याद रखना चाहिए कि संपीड़न जो पास पास में हो जाती हैं तो अनुदैर्ध्य की प्रॉपर्टी है संपीड़न, जो पास पास में हो जाएगी संपीड़न, जो दूर दूर है वो विरलन, जो दूर दूर है वो विरलन, जो पास पास में संपीड़न। तो संपीड़न और विरलन किसकी प्रॉपर्टी है, अनुदैर्ध्य की प्रॉपर्टी है या ध्वनि तरंगों की प्रॉपर्टी है। अनुप्रस्थ तरंगों पे आते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या आएगा, देखिए अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश वाली तरंगे हैं, तो कैसे गमन करती है, इस तरह से गमन करेगी, ठीक, इस तरह से तरंग करी, तो इसमें क्या पड़ता है, श्रृंग और गर्त बनता है। जो ऊपर की ओर यहाँ पर अपेक्स में बनेगा ये क्या कहलाएगा, श्रृंग कहलाएगा, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, गर्त कहलाएगा। तैयार रहिए, 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, श्रृंग कहलाएगा, इसको अच्छी तरह से लिख दें, क्या होगा, श्रृंग, ठीक है। ये ऊपर जो बनेगा श्रृंग बनेगा और गर्त बनेगा। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि बताइए श्रृंग और गर्त किसकी प्रॉपर्टी है, तो आपको याद रखना है श्रृंग और गर्त किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी अनुप्रस्थ तरंगों की, किसकी प्रॉपर्टी होगी, अनुप्रस्थ तरंगों की होगी, अच्छी तरह से याद रखिएगा, प्रकाश की प्रॉपर्टी होगी। अब आपसे पूछा जाएगा आखिर तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो श्रृंग से लेकर श्रृंग के बीच की दूरी या गर्त से लेकर गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। इन पूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से प्रीवियस में संपीड़न और विरलन था ना, तो संपीड़न से संपीड़न के बीच की दूरी या विरलन से विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आपका क्या बोले थे अभी, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। श्रृंग श्रृंग बता दिए, गर्त गर्त को बता दिए, तरंग दैर्ध्य। और हम ये सोच रहे हैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे दें, ताकि अभी आपके पेपर में हर एक चीज़ बन जाए और हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा दें। और क्या बताना है आपको इसमें वो बता देते हैं। हाँ, आपसे ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे किस तरह से गमन करती है, तो आपने बोला लंबवत। ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती है, तो लंबवत करती है। अगर पूछेगा ध्वनि तरंगे, है ना, ध्वनि के बारे में बताते जा रहे हैं, ये लंबवत को आप बोल सकते हो 90 डिग्री पर गमन करती है। अगर आपसे पूछेगा प्रकाश की तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, है ना, दोनों के लिए बता रहे भाई, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होते हैं, तो अनुदैर्ध्य बोलेगा तो बोलना लंबवत करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती। अगर बोलेगा प्रकाश तरंगे तो बोलना समांतर गति करती, कैसी करती है भाई, समांतर गति करती है। और कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब कोण। तो ये सब तरीके आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलते चलिए यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कैसा रहेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा दें, अच्छी तरह से याद रखना है। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए परमाणु द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हौच पौच होता है बच्चों के दिमाग में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। एक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एक होता है परमाणु द्रव्यमान और एक होता है परमाणु भार। पहले तो हम आपको इसका आंसर बता देते, फिर इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। चलिए यहाँ देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन समझे, 50 से भी ज़्यादा भाई, 100 क्वेश्चन तैयार कर लो, इतने सारे क्वेश्चन बता देंगे। बस अच्छी तरह से वीडियो देखना और अच्छी तरह से नोट्स बनाना, सभी चीज़ आपके माइंड में स्टोर होनी चाहिए। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए भाई आपका आंसर क्या है, ठीक है। इस पूरे में आपका आंसर देख लीजिए क्या होगा आपका आंसर। अभी हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है क्या, हाँ है भाई,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अब हम आपको पूरी डिटेल्स के बारे में बता दें, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है हमने आपको बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन नंबर सही है। अब हम आपको आते हैं डिटेल में बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो आपसे पूछ सकता है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, जनरली बच्चों को पहले क्या बताया जाता है और रियल कॉन्सेप्ट क्या होगा, सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। और वो बताना जरूरी भी था क्योंकि उस समय आपको याद नहीं होती थी वो चीज़ें, तो टीचर्स आपको बता देते होंगे, वही चीज़ें अभी आपको याद होगी। ठीक है, एक होता है परमाणु क्रमांक, एक होगा क्या, परमाणु क्रमांक, और एक होगा परमाणु भार, जिसको आप बोल सकते हो द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु क्रमांक और इसी को बोल सकते हो द्रव्यमान। तो क्या होता है, जो आपके टीचर्स पहले आपको बता देते थे, परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपके टीचर आपको बताते थे कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्रमांक होगा। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का दोगुना, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका दोगुना कर दो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस आपको ये याद कराने की टेक्निक बता दी जाती थी टीचर्स के द्वारा, जो कि सही भी थी उस समय, लेकिन अब आपको एकदम फैक्ट याद होना चाहिए वरना गलती हो जाएगी। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, अब उसको, ये तो हो गया हमको जो टीचर बताया करते थे कि परमाणु क्रमांक क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु भार क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का दोगुना, जो कि ये गलत हो जाएगा। अब सही क्या है सर वो बता दीजिए, अब सही क्या है वो बता दीजिए। तो अब बताते हैं परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। क्रमांक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अब कैसे पता चलेगा सर परमाणु क्रमांक, तो याद रखिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या की प्रोटॉन, ये पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और परमाणु द्रव्यमान क्या कहा, अच्छी तरह से क्या, ठीक है, अब उस पर मत जाइएगा कि मटेरियल सर ऐसे नहीं लिख रहा है वैसे नहीं लिख रहे, आपको अच्छी तरह से याद रखना, हम बोलते जा रहे हैं लिखते जाना है। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है सर, तो यहां याद रखेंगे परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है परमाणु द्रव्यमान। जबकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, केवल प्रोटॉनों की संख्या पर परमाणु क्रम। ये आपका यूनिक मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। अब इसके बाद और बता दे भाई, और क्या काम की बात है, आपसे पूछा जाता है समस्थानिक, क्या पूछा जाएगा, समस्थानिक, और एक पूछा जाएगा समभारिक। मेन क्वेश्चन बताते जा रहे हैं अभी, वरना ऐसे तो बताने को बहुत कुछ है अभी। एक होगा समस्थानिक, एक होगा समभारिक, और एक सम न्यूट्रॉनिक भी होता, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। लेकिन अभी यहाँ समझो कि क्या होगा, समस्थानिक, अभी मेन जो आएगा वो समस्थानिक और समभारिक। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, समस्थानिक इसको बोलेंगे आइसोटोप, है ना, इसको क्या बोलते हैं आइसोटोप, और इसको बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे, आइसोबार। कैसे याद रखोगे हिंदी वाले कि भार बार, भार बार, तो आइसोबार किसको बोलेंगे, समभारिक को, भार बार। ठीक है, तो आइसोबार किसको बोलोगे, संभारिक को, स्थान तो आइसोटोप। एक जब याद हो जाएगा तो दूसरा तो क्लियर होगा। सबसे पहले आपको क्लियर हुआ कि आइसोबार आइसोटोप किसको बोलते हैं। अब हम आपको बता दें, ठीक है, क्या कैसा रहेगा, तो यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर कैसा क्या रहेगा, तो समस्थानिक, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जब इसकी डेफिनेशन आपको बोलना है तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, इसमें समस्थान, स्थान का मतलब क्रमांक समान हो। क्या समान हो भाई, क्रमांक समान हो, भार अलग अलग हो। संभारिक में समभारिक नाम ही में छुपा है, समान भार, समभारिक तो समान भार हो, जिसमें समान भार हो, ऐसे परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व जिनके भार समान हो। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके भार समान हो पर परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। तो यहाँ पर समस्थानिक में क्या समान है, क्रमांक समान है। संभारिक में क्या समान है, भार समान है। तो जो नाम में छुपा वही, स्थान मतलब क्रमांक समान, भार मतलब भार समान। ठीक है, और जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिएगा। चलिए और क्या पेपर में पूछ लेता है वो समझो। जैसे मान लो किसी का आपको बोला जाएगा, हमने बताया ना परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक। मान लो किसी का क्रमांक दे दिया, मान लो कि कुछ दे दिया हमने यहाँ दे दिया C6 12 दिया, और यहाँ पर दे दिया 6C14। तो अब आपसे यहाँ पर पूछ रहे कि क्या हुआ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए परमाणु क्रमांक तो 6 है, परमाणु भार कितना है 12। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो क्रमांक होती है वही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन भी 6 होगा और न्यूट्रॉन भी 6 होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है परमाणु भार, तो 12 है। अब यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार इतना है, जैसे लिख देगा या फिर ऐसे डायरेक्टली दे देगा। तो परमाणु क्रमांक का मतलब तो प्रोटॉनों की संख्या होता है। आपने क्या सीखा, परमाणु क्रमांक का मतलब तो प्रोटॉन, ऊपर वाला परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉनों की संख्या होता है। परमाणु भार 14 कैसे दे दिया, इसका मतलब इसमें क्रमांक भी परमाणु
परमाणु क्रमांक और परमाणु न्यूट्रॉन का, है ना, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। तो परमाणु कितना है भाई, परमाणु तो क्रमांक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो परमाणु 6 है। जबकि परमाणु भार कितना है, तो आपको बताने के लिए, तो आपको पता है ना परमाणु भार कैसे बताते हैं, परमाणु क्रमांक और प्रोटोनों की संख्या, ना बार बार परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं, ये आपका प्रोटोनों की संख्या क्या है भाई, प्रोटोनों की संख्या है। ठीक है, अब थोड़ा स्लो ही बोलते हैं वरना जल्दीबाजी में कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को परमाणु भार कहते हैं। यहाँ पर देखिए C14 हमने बनाया है, तो प्रोटोनों की संख्या कितनी 6 और भार क्या होता है, या जो क्या होता है मास, है ना, भार को आप बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो इसका 6 है। ठीक है, अच्छी तरह लिख देते हैं C14 का, मान लीजिए C14 और यहाँ पर 6 लिखा है, तो यहाँ पर जो एटम नंबर है तो वो क्या होता है, प्रोटोनों का नंबर होता है, प्रोटोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर प्रोटोन कितने हैं आपके 6। जो एटम भार होता है या एटम मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉनों का सम होता है। तो प्रोटोन तो 6 है सर, क्योंकि यहाँ नंबर से समझ में आ गया। तो आखिर न्यूट्रॉन कितने होंगे कि 14 होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर होंगे न्यूट्रॉन कितने, 8। कितने न्यूट्रॉन होंगे, 8। ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्म पे ना यही छोटे छोटे से प्रश्न आपसे पूछ लेता, आप फंस जाते हो। बोलेगा कि किसी का परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटम नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो है कितना 7, और जबकि एटॉमिक मास जो है वो कितना है 18। तो बताइए यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटोनों की संख्या को। एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटोन तो 7 है, 7 में कितना जोड़ दे कि 18 हो जाए, 11। तो न्यूट्रॉनों का नंबर कितना हो जाएगा 11। अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और देखिए भाई, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे कई बार ना पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव, प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, तो नो चार्ज। एन से याद रखिए कि नो चार्ज, एन मीन्स नो चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, एक वीडियो आपको न जाने, हम कह रहे हैं 50 क्वेश्चन, हम तो ऐसा लग रहा है कि 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, हर चीज़ें आपको अच्छी तरह से सीख लेनी है। इलेक्ट्रॉनों का नंबर, प्रोटोनों का योग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन नो चार्ज होते हैं। अब एक बार आपको कोडिंग भी याद रखना है, कई बार ना इसके साइंटिस्टों के नाम आपसे पूछ लेता है कि बताइए इनके साइंटिस्ट क्या है, तो इसके लिए कोडिंग याद रखिए, ईंट पर नाच। क्या कोडिंग याद रखो, ईंट पर नाच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की कोडिंग याद रखो, ईंट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज, जे टॉमसन, जे टॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, जे टॉमसन। पी का मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और खोज करता कौन है, रदरफोर्ड। कौन है भाई, रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन के खोज करता कौन है, रदरफोर्ड। न्यूटन के फाउंडर कौन होंगे, चैडविक। ठीक है, चैडविक और गोल्डस्टीन में बड़ा डाउट होता है आप लोगों को, लेकिन नहीं भाई, आपको याद रखना है चैडविक। ठीक है, चैडविक ही याद रखना है, अभी बता देंगे बाद में। चलो, तो इस पूरी कोडिंग अच्छी तरह से याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन होंगे, पास से प्रोटॉन की खोज रा से रदरफोर्ड होंगे, ना से न्यूटन की खोज चैडविक होंगे। अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर आते हैं, पूछा बारिश की बूंदे का आकार गोल होता है। ठीक है, तो केवल बारिश की बूंदे नहीं, आपसे बोल सकता है बारिश की बूंदे, तो जनरली बोल सकता है कोई भी बूंद, है ना, पानी की जो बूंदे होती हैं तो बारिश ही बोलता है जनरली वो। लेकिन अगर बोलेगा पानी की बूंदों का आकार गोल होता है किस कारण से, तो आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन बोल सकता है, पृष्ठीय तनाव बोल सकता है, ये सभी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होती है, तो सतह तनाव, है ना, उसको क्या बोला हिंदी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतह तनाव। बिल्कुल सही हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा, या फिर पृष्ठीय तनाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब और क्या बताते हैं, इसमें हो गया ना वर्षा की बूंदें, पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, कोई भी बूंद जब गिरती है ना, तो ये बूंद जो रहती है जमीन से ना, देखिए जमीन पर ये चाहे तो बूंद ऐसी क्यों ना हो जाए, चाहे तो बूंद ऐसे फैल जाए, लेकिन नहीं, वर्षा की जो बूंदें होती है वो अपने आकार को गोल बनाए रखती है। क्यों बनाए रखती है, वो चाहती है कम से कम एरिया लूँ। क्या चाहती है वो, कि कम से कम एरिया लूँ मैं, बहुत छोटे से एरिया में कवर हो जाती है। चाहे तो वैसा फैल जाए, पूरा बड़ा सा एरिया ले ले, लेकिन नहीं, वो कम से कम एरिया में, तो वो अपने तनाव पर खींची रहती है और कम से कम एरिया लेती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वर्षा की बूंदें गोल होती है। तो उसका कारण क्या है, पृष्ठीय तनाव। हाँ, अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो बता देते हैं। तो पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, पृष्ठीय तनाव की यूनिट आपसे पूछी जा सकती है, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पृष्ठीय तनाव का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पृष्ठीय तनाव, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, गामा से। ठीक है, पृष्ठीय तनाव का सिंबल क्या होगा, गामा होगा, कि गामा से डिनोट करते हैं। पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई या मीटर, क्षेत्रफल बटे मीटर लिख दो, क्षेत्रफल बटे लेंथ लिख दो, F इज इक्वल टू L। ठीक है, क्षेत्रफल बटे लेंथ या एरिया इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ।
अगर इसका फॉर्मूला हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना पृष्ठीय तनाव बराबर में क्षेत्रफल गुणित मीटर डिवाइड बाय मीटर। क्षेत्रफल बटे मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल बटे मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला। अगर आपसे कल को ये पूछ ले कि बता इसकी यूनिट क्या है, तो अभी आपने बताया था गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एल, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एल की यूनिट क्या होती है मीटर, और बटे का मतलब प्रति, तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठीय तनाव की यूनिट होगी। बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, सब आपके पास इंक्लूड होने चाहिए, पूरे अच्छी तरह से मगअप होने चाहिए। चलिए, तो न्यूटन प्रति मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर पृष्ठीय तनाव की यूनिट का, अगर आपसे कब को यूनिट पूछता है तो। अब इसके बारे में और क्या बता दें, और क्या क्या बता दे भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देख लीजिए भाई, जो जो हम आपको बता रहे सब अच्छी तरह से रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, आपसे पूछ सकता है कि जल का पृष्ठीय तनाव बोलो, आज तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है भाई जल का पृष्ठीय तनाव बताओ, तो 72.7 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। याद रखेंगे, कैसे याद रखोगे, 7-2, जल का 7-2 खत्म होते जा रहा है भाई, जल का 7-2, ठीक है, 7-2 तो याद रखेंगे 72 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। जल क्या बोलता है हमारा 7-2, ठीक है, 7-2 मतलब कि क्या बोलेगा 7-2 मतलब कि 72 न्यूटन मीटर, है ना। 72 पॉइंट तो नहीं लगा दिए थे, कहीं नहीं लगाए होंगे, ठीक है, और लगाए होंगे तो याद रखना 72.7 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो राउंड फिगर में 72 याद रखना, 7-2 भाई 7-2, ठीक है, हमारा 7-2 जल से अपन क्या बोलेंगे, जल हमारा 7-2, जब तक आप हो तभी तो हम जीवित है ना, तो 7-2 जल का पृष्ठीय तनाव क्या होगा 7-2 72, अच्छी तरह से बस याद होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का बता देते हैं, हाइड्रोजन का बता देते हैं, हीलियम का बता देते हैं, जो जो आपके पेपर में पूछा जाएगा जिस पृष्ठीय तनाव, वो सब इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी आपको नई चीज़ें देखने को मिलेगी जो आज तक अपने बुकों में नहीं पढ़ा होगा, जो और बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें, और हर एक क्वेश्चन पेपर में आने वाली देंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं देने वाले, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, जल का आपसे पूछ सकता है, तो जल का तो हमने आपको बता ही दिया, हाइड्रोजन का पूछ सकता है, हीलियम का पूछ सकता है, नमक मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड का पूछ सकते हैं, इतने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो जल का हमने बताया था 7-2 मतलब 72 हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ज़्यादा है तो लिख लो पॉइंट में, जल का हो जाएगा 72.7 न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठीय तनाव है। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एक गैस है, 2.4 न्यूटन प्रति मीटर, 2.4। हीलियम कितना हो जाएगा 0.16, हीलियम का कितना हो जाएगा 0.16 न्यूटन मीटर। और NaCl नमक है ना, तो NaCl का कितना हो जाएगा आपका, NaCl नमक का हो जाएगा भाई 114, नमक 114 NaCl, तो NaCl क्या हो जाएगा 114, ठीक है, 114 न्यूटन प्रति मीटर। इसकी ट्रिक तो नहीं बनाना, मतलब अगर ट्रिक अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वरना टेक्निक से भी याद करवा देते हैं फिर, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना कि NaCl का कितना हो जाएगा 114 न्यूटन प्रति मीटर। बस अभी हमने आपको डाटा प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो बताइएगा सर इसकी टेक्निक बताना, उसकी टेक्निक में सब आपको बता देंगे सारी चीज़ें। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको इजी से इजी तरीके से सभी चीज़ें रिमेंबर हो जाए। चलिए अब आते हैं क्या, बारिश की बूंदों का आकार गोल होता है तो उसका कारण क्या, वो तो आपको बता दिए पृष्ठीय तनाव। और कोई क्या क्वेश्चन आता है तो ये ऑप्शन जो है इस पर देखिए क्या आता है, श्यानता का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि श्यानता की इकाई क्या होती है, तो श्यानता की इकाई होती है पॉइज, ठीक है। श्यानता की इकाई क्या होती है पॉइज, अच्छी तरह से याद रखिएगा, पूछा जाता है श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई है पॉइज। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं भाई, विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं विस्कोसिटी बोलेंगे। और इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी, तो पॉइज होगी। इसके बाद श्यानता होता क्या है सर, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, क्या याद रखो, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। अच्छी एकदम शॉर्ट मेथड से आपकी लैंग्वेज से जिससे आपको याद हो जाए, गाढ़ापन, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा है वो उतना अधिक श्यान है, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा है वो उतना अधिक श्यान है। जनरली श्यानता किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, गैस और लिक्विड के लिए, गैस और द्रव, है ना, गैस और लिक्विड के लिए, जनरली गैस के लिए, लिक्विड के लिए ही ज़्यादा, तो गैस और द्रव के लिए श्यानता की यूनिट को मेजर किया जाता है जिसकी यूनिट पॉइज होती है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर वो बता दीजिए। तो देखिए द्रव तो हो गया, आपको बोला जाएगा गोंद और पानी और शहद, ठीक है, क्या क्या बोला, गोंद पानी और शहद में सबसे अधिक श्यान क्या है, तो बताइए सबसे अधिक गाढ़ा क्या होगा। अगर आपका शहद ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो ये अधिक श्यान होगा, गोंद ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो ये अधिक श्यान होगा, अगर पानी ज़्यादा गाढ़ा है तो ये अधिक श्यान होगा। जनरली अगर हम ये इसको हटा दें शहद को और पानी और गोंद को ऑप्शन में रखें तो पानी गोंद में कौन ज़्यादा श्यान होगा, तो गोंद ज़्यादा श्यान होगा, समझ रहे हो। और शहद और गोंद में अब आप देख लेना भाई कितना गाढ़ा कितना, अगर गाढ़ा है तो गोंद और शहद ज़्यादा गाढ़ा है तो शहद, जनरली तो गोंद ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, शहद थोड़ा सा कम होता है गाढ़ा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, तो गोंद अधिक श्यान होगा, पानी में भी गोंद अधिक श्यान होगा, शहद और गोंद में भी। तो केवल हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि शांता का मतलब क्या होता है, शांता का मतलब होता है गाढ़ापन, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा वो उतना अधिक श्यान, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सतहों का विरोध करना शांता कहलाता है। लेकिन जाने दो, अभी वो मत याद रखो, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं वो सब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो याद रखिए प्रकाश का, ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन, परिक्षेपण,
प्रकीर्णन। तो अच्छी तरह से याद रखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका जो आकाश होता है उसका रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी प्रकाश सूरज की किरणों से आता है तो उसमें तो श्वेत रक्त है, सॉरी श्वेत रक्त बोल रहे हैं, ठीक है, श्वेत किरण है। श्वेत किरण में सातों रंग होते हैं, ठीक है, बैजानी हैप्पी नाला आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें 7 रंग होते हैं। उसमें से आपको आकाश का रंग नीले ही क्यों दिखाई देता है? तो क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है इसमें से जो नीला रंग होता है ना, धूल और हवा के कारण वो नीला रंग ज़्यादा बिखर जाता है। तो नीला रंग ज़्यादा बिखरने के कारण जो स्काई होता है वो कैसा दिखता है? हमें ब्लू दिखाई देता है। तो याद रखना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो बनना चाहिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो गिटार के तार में देखिए, गिटार का तार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने बोला ना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में हम आपको इतने क्वेश्चन बता देंगे कि मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो गिटार के तार में याद रखिए, तार बोल दिया, तार, तो तार में होती है अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, प्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि तार में होती है अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन तारों में अनुप्रस्थ तरंगे, जो तारों आप बनाते हो ना, गिटार बजाते हो, तो उस पर कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। उत्तर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जबकि हमें सुनाई अनुदैर्घ्य तरंगों से देता है, मतलब जब वो साउंड उत्पन्न होता है फिर जब हमारे कानों तक आता है तो अनुदैर्घ्य तरंगे होता है, लेकिन उससे जो उत्पन्न होता है वो किससे? तार में जो उत्पन्न होती है ना तरंगे, तार में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। तो अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि हम एक अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र से परे एक वस्तु को रखते हैं तो हमें निर्मित प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त दिखाई देता है? इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? यदि हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे एक वस्तु रखते हैं तो हमें निर्मित आकृति कहाँ प्राप्त होती है? फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और केंद्र पर दर्पण के पीछे। तो याद रखिएगा कि इस पर कहाँ प्राप्त होगी? हमें वक्रता केंद्र से परे रख रहे हो तो यहाँ पर प्राप्त होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आपको देखने को मिलेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप जरूर बताइएगा और बताइएगा कि हाँ सर, ये जो लेंस वाले जो प्रतिबिंब है ना उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए ताकि हमको हो जाए। बिल्कुल टेक्निक के साथ आपको सारी चीज़ें याद करा देंगे। इसका आंसर आप याद रखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही आपको मिलेगा इसका प्रतिबिंब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिबिंब का प्रमुख अनुप्रयोग है, मतलब ऐसा कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है जिसमें कुल आंतरिक प्रतिबिंब होता है? कुल आंतरिक परावर्तन, प्रतिबिंब का मतलब अगर आप इसे इंग्लिश में चेंज करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, कुल आंतरिक परावर्तन। तो आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? आसमान का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण होता है। प्रकाशीय तंतु आँख का द्वारा छवि का रूप, आँख द्वारा छवि जो बनती है उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाशीय तंतु है ना, प्रकाशीय तंतु पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। एक छोटी सी एकदम बाल से भी पतली आपका एक नली होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी नली होती है। इस पर सिग्नल्स आपस में से रिफ्लेक्ट होकर जाते हैं और पास होते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है प्रकाशीय तंतु। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हालांकि आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, साइंस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा, वो ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। फिर भी जो भूल चुके हैं वो अच्छी तरह से याद रखें, और जिनको याद नहीं है वो अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। और जितने भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब भी आपके नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए, आपको रिमेंबर होना चाहिए। अगर आपसे बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो सबके सब लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं देखने को मिलेगा अगर इस सेक्टर से आ रहा है तो। जितना बताए ना, मतलब मान लीजिए कि जो भी टॉपिक बता रहे हैं उसका कम से कम 70 से 80% दो क्वेश्चन में क्लियर करा दे रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए, तो अच्छी तरह से रिमेंबर रखना है आपको। वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, ध्वनि का संचार किससे होता है भाई? ध्वनि का संचार किससे होता है? ध्वनि का संचार होता है किसे कहेगा? निर्वात को, ठीक है। वैक्यूम है ना, निर्वात का हो जाएगा कि निर्वात के कारण ध्वनि का संचार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हमने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था, वही आपके सामने क्वेश्चन आ गया। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक हमने क्या बताया था? पास्कल। क्या बताया था? पास्कल, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक होगा पास्कल। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होगा बार। अगर आपसे ये पूछ ले कि वायुमंडलीय दाब को किस में नापते हैं तो बैरोमीटर से, ठीक है। अगर पूछा जाएगा बैरोमीटर के फाउंडर कौन है तो टोरिसेली। सब आपको अच्छी तरह से रिमेंबर होना चाहिए, कुछ भी पूछ ले सब बन जाए, ठीक है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है भाई? फोर्स, बल का, ठीक है। सीजीएस मात्रक में हमने बताए थे डाइन, ठीक है। ओम किसका है? प्रतिरोध का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा
कि ओम जो है वो किसका यूनिट है, तो प्रतिरोध का यूनिट है। न्यूटन बोलेगा कि किसकी एसआई मात्रक है, तो बल का है, ठीक है। पास्कल तो हमने आपको बता दिया दाब का एसआई मात्रक है। ओम का सिंबल इस तरह से बना होता है, ठीक है, ये प्रतिरोध को बताता, धारा को बहने नहीं देता है, उसके लिए होता है, ठीक है। पास्कल हो जाएगा। और क्या है भाई, और आपके पास डाइन, डाइन हमने बताया क्या है, फोर्स का CGS मात्रक है, बल का CGS मात्रक है, आपका CGS ना मात्रक है, कौन सा भाई, डाइन। अब ये क्या बोलता है, तो ये बोलता है एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा खालिस्तान दिशा में रुकता है। तो याद रखिए नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है, उत्तर दक्षिण के डायरेक्शन पर अगर आप एक मैग्नेटिक को स्वतंत्र रूप से फ्रीडम टाइप का एक किसी चीज़ से बांध करके लटका दोगे, तो जो नॉर्थ जो मैग्नेट जो रुकेगा वो किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो भी मैग्नेटिक का वर्क करती है। कल को अगर आपसे पूछ लेगा कि ये जो मैग्नेटिक जो रुका है इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है और ये हमारी अर्थ है, तो याद रखिए जो नॉर्थ पोल कहाँ रुका होगा, हमारी अर्थ के साउथ पोल पे। और जहाँ हमारे अर्थ का साउथ मतलब जो मैग्नेटिक होगा ना, कई बार हमारे, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में अगर हम किसी से पूछते हैं और ये सारी चीज़ें पूछते हैं तो ये पूछा जाता है कि बताइए, हम भी आपके लिए छोड़ देते हैं, हालांकि हमने थोड़ा बहुत हिंट कर दिए हैं, आपसे बन जाएगा, फिर भी हम आपके लिए छोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर ये चुंबक इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, हमने इतना बता दिया कि ये एक अर्थ है, क्या है, एक अर्थ है, तो अर्थ का बताइए क्या ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, या फिर यहाँ पर मतलब आपसे ये पूछा जाएगा, फ्रीडम तो तैयार दिया, आपको पता है कि चुंबक कहाँ रुकेगा, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा, लेकिन जो चुंबक का नॉर्थ साइड है वो क्या पृथ्वी के नॉर्थ साइड में रुकेगा कि साउथ साइड में, ठीक है, साउथ साइड में रुकेगा कि नॉर्थ, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से लिखकर बताइएगा कि चुंबक का नॉर्थ उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ साउथ पृथ्वी के किस ध्रुव की ओर रुकेगा, ठीक है, इतना तो कंफर्म है, नॉर्थ साउथ की ओर रुकेगा, ठीक है ना। अब वो किस ओर रुकेगा वो आप बताइएगा। चलिए चलिए अब इस पर आते हैं, क्या 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट प्रति घंटे का क्या होता है, शक्ति, ठीक है, ये किसका मात्रा होता है, शक्ति का, ठीक है। तो शक्ति का मात्रा का अगर आपसे पूछता है तो बताना है आपको 1 किलोवाट प्रति घंटा। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देते हैं। इस पर आ जाते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा या कार्य, इन सब का जो एसआई मात्रक है ये आपसे पूछा जाता है तो जूल, ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होगा वो जूल होगा। अगर पूछेगा CGS मात्रक, ठीक है, CGS मात्रक क्या होता है, तो अर्ग, ठीक है, इसका अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो याद रखना जूल। और ऊर्जा या कार्य, ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही रहेगा, ऊर्जा या कार्य का जब पूछेगा एसआई मात्रक तो बोलना है जूल, और अर्ग इसका CGS मात्रक होगा अर्ग, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद शक्ति या पावर, तो पावर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपने लिखा ना किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है, ये क्या है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का अगर पूछेगा तो आवेश का होगा कूलाम, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिए, बच्चा कंफ्यूज रहता। आवेश अगर पूछेगा, चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का पूछेगा तो कूलाम, जबकि क्षमता या धारिता, ठीक है, कैपेसिटी किसी भी चीज़ को रखने की, उसको बोलेंगे फैराडे, फैरड, ठीक है, उसको क्या बोलेगा, फैरड, ठीक है। कैपेसिटी का पूछेगा, चार्ज का ऐसा यूनिट पूछता है या मात्रक पूछता है तो कूलाम, जबकि अगर बोलेगा क्षमता या धारिता का बोलेगा, क्षमता या धारिता की जब बात करेगा तो इसका बात क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर होगा फैरड, ठीक है, क्या हो जाएगा, फैरड, अच्छी तरह से याद रखिएगा चार्ज के लिए, ठीक है, ओके। इसके बाद होगा विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह कैसे होगा, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, एम्पियर में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एम्पियर में तो मापा जाता है, ये बता दिए। इसके बाद अगर पूछेगा किससे मापा जाता है तो मीटर से मापा जाता है, किस में मापा जाता है तो मीटर से मापा जाता है, अच्छी तरह से आपको रिमेंबर होना चाहिए। विद्युत प्रवाह को मीटर एम्पियर में नापते हैं और किससे नापते हैं तो मीटर से नापते हैं। आई होप के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो जरूर बनता है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेहतरीन टेक्निक के साथ और सारी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करने के साथ। याद रखिए ये जितनी भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके MP पुलिस, MP SI मतलब जिसमें भी साइंस आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप D इवन कुछ भी आने वाला, जहाँ पर भी साइंस आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चन ने केवल आपको वही बताए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।